पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद देश का परिदृश्य बहुत तेजी से बदलने लगा। हिंदू राजा नेपथ्य में जाने लगे और दिल्ली सल्तनत का विस्तार होने लगा। सर्वाधिक हानि चौहान राज्य की हुई। जिन चौहानों के भय से चंदेलों, गाहड़वालों तथा चालुक्यों को नींद नहीं आती थी, जिन चौहानों की मित्रता के लिए प्रतिहार, परमार, तोमर एवं गोहिल लालायित रहते थे, जिन चौहानों ने अरब, सिंध, गजनी एवं गोर के आक्रांताओं को 600 वर्षों तक भारत भूमि से दूर रखा था, जिन चौहानों के राज्य में दिल्ली और हांसी छोटी सी जागीरों की हैसियत रखते थे, उन चौहानों ने अब अजमेर से दूर रहकर अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। अब चौहानों की शक्ति रणथंभौर, बूंदी, नाडौल, जालौर, सिरोही तथा आबू के राज्यों में बंट गई। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर की चौहान शाखा की नींव रखी। आगे चलकर इस वंश में हम्मीर चौहान नामक विख्यात राजा हुआ, जो अपनी शरणागत वत्सलता, प्रण और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसने अलाउद्दीन खिलजी के खेमे से भागकर आए हुए मुसलमानों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बूंदी और कोटा के चौहान राज्य भी इसी गोविंदराज के वंशजों ने स्थापित किए। चौहानों की यह शाखा हाड़ा कहलाती थी। अकबर के समय में बूंदी और रणथंभौर के राज्य गोविंदराज के वंशज सुरजन सिंह के अधीन थे। सुरजन सिंह ने अकबर से इस शर्त पर संधि की कि बूंदी राज्य की राजकुमारियों के डोले कभी भी मुगलों के लिए नहीं भेजे जाएंगे। नाडौल का चौहान राज्य पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज राजकुमारों द्वारा स्थापित किया गया था। जालौर का सोनगरा चौहान राज्य इसी नाडौल राज्य के चौहान राजकुमारों द्वारा स्थापित किया गया था। जालौर के सोनगरा चौहानों के वंशजों द्वारा सिरोही एवं आबू में देवड़ा चौहान राज्य की स्थापना की गई थी एवं मंडोर में अलग चौहान राज्य की स्थापना की गई। जब अल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान हुआ तो उसने जालोर, मंडोर तथा नाडौल के चौहानों को मारकर उनके छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के अगले प्रबल सुल्तान बलबन ने रणथंभौर एवं नागौर पर अधिकार करके लाहौर से रणथंभौर तक का भाग अपने अधीन कर लिया, जिसकी राजधानी नागौर में रखी। इनमें से कुछ राज्यों ने समय समय पर स्वतंत्र होने का प्रयास किया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर एवं मंडोर पर अधिकार करके उन्हें फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में संपूर्ण चौहान साम्राज्य मुसलमानों के अधीन हो गया। ईस्वी 1192 में तराई के मैदान में भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत ने जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता खोई, वह ईस्वी 1947 में देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी कुछ ही अंशों में पुनः प्राप्त की जा सकी, और वह भी भारतवर्ष के 3 टुकड़े होने के बाद। वर्तमान समय में कहने को तो देश हर तरह से स्वतंत्र है, किंतु वास्तविकता यह है कि देश आज भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता की प्रतीक्षा कर रहा है। आर्थिक आजादी के नाम पर आरक्षण, सामाजिक आजादी के नाम पर ओबीसी वर्ग के उदय, दलित चेतना के विस्तार एवं स्त्री विमर्श के आंदोलन तथा धार्मिक आजादी के नाम पर धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक वर्ग के सशक्तिकरण ने भारतवर्ष के भीतर ही भीतर खतरनाक टुकड़े कर रखे हैं। पूरा देश छोटी छोटी सैकड़ों जातियों में बंटा हुआ है तथा प्रत्येक जाति को लगता है कि उसका शोषण हो रहा है। कहने को पूरा देश एक है, किंतु देश के नागरिकों में आरक्षण, जातिवाद एवं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मारकूट मची हुई है। क्षेत्रीयता एवं भाषाई संकीर्णता भी जबरदस्त है।
जिस दिन देश के सभी लोग अपने स्वार्थों को छोड़कर नैसर्गिक प्रतिभा को सम्मान देंगे, अनुदान के लिए लाइनों में खड़े होने की बजाय अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन को बढ़ाने पर ध्यान देंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को अपनाएंगे, उसी दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान तथा उसके पूर्वजों द्वारा भारतवर्ष को महान राष्ट्र बनाने के लिए देखा गया सपना साकार होगा। यही उन्हें हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम आगे बढ़ें, अवश्य बढ़ें, किंतु एक दूसरे को साथ लेकर बढ़ें। हमारी खुशी को देखकर दूसरे भी खुश हों, हमें ऐसा समाज चाहिए। एक दूसरे पर छींटाकशी करके और एक दूसरे को पीछे छोड़कर हम खुश हों, हमें ऐसा समाज और ऐसा देश नहीं चाहिए। इस कड़ी के साथ हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर बनाया गया हमारा यह वी ब्लॉग धारावाहिक पूर्ण होता है। हम अपने समस्त दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं तथा आशा करते हैं कि शीघ्र ही एक नया विषय लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद।